तुम्हें भी नहीं पता? क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? हाँ जी, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोस फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। हमारे सिलेबस में कितने कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं? कौन कौन से? पोटेंशियल एनर्जी वहां पे अप्लाई करते हैं जहां पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकालना हो। कहां अप्लाई करते हैं? जहां वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? ये चीजें ऐसे ही याद होनी चाहिए जैसे मुझे याद है, रटा होना चाहिए एकदम टावर तो। ठीक है, एफएक्स कर्व की एरिया क्या देती है? अरे कुछ याद है? क्या? एक्स एफ, इसकी जो एरिया होती है that gives us work done. क्यों? Because it is integral of f dot ds. अरे सही बात है? अरे पक्का? अगर आपको पहले ही कोई बता दे कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ध्यान सुनना मेरी, अगर कोई तुम्हें बता दे कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वर्क डन इज नथिंग बट इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, बोल सकते हैं। सो एरिया अंडर द कर्व gives change in potential energy as well। ठीक है, कभी कभी इस पे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, कैसे आपको एरिया दे देगा, मतलब कोई कर्व बना के दे दिया, आपसे बोलेगा इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी इज 10 जूल, कैलकुलेट द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। दिमाग में आना चाहिए, एरिया निकालो which is equal to initial minus initial 10 रखो, फाइनल आंसर को। ठीक है, तो ये एरिया के भी क्वेश्चंस पोटेंशियल एनर्जी में भी क्लब इन हो सकते हैं, कोई खास चीज नहीं। फेयर इनफ? ठीक है, और एक चीज देख, इसी इक्वेशन में हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ f डॉट dx is nothing but minus of change in potential energy डेल्टा यू। और सही है? अरे परेशान मत हो यार, सही है ना? ठीक है, dx को नीचे ले, देख क्या बना, फोर्सेस माइनस डी यू बाय, एक और इंपॉर्टेंट, कभी अगर पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे दिया जाए तो उसको डिफरेंशिएट करते क्या आ जाएगा? फोर्स। और कभी फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे दिया जाए, उसको इंटीग्रेट करते क्या आ जाएगा? एक और चीज थोड़ी सी लेवल आप कभी कभी ऐसी बातें करें। ठीक है, मैं इस पे एक क्वेश्चन कराता हूँ, उदाहरण से। जैसे कुछ इस टाइप की बात है, अगर बोला जाए फोर्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आई कैप, मतलब जैसे जैसे आप एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ा रहे हो फोर्स बढ़ रहा है। ठीक है, आपको बोला जाए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज, लेट अस से ओरिजिन पे 10 जूल्स एट ओरिजिन,
कैलकुलेट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 10 मीटर्स, मान लो कुछ ऐसी चीज है, ठीक है। सो इंटीग्रल ऑफ f डॉट dx इज इक्वल्स टू u इनिशियल माइनस u फाइनल। इनिशियल कितना दिया है हमें 10 एट x इक्वल टू 0 और फाइनल हमें कैलकुलेट करना है एट x इक्वल टू, खत्म आंसर। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है x क्यूब बाय, लिमिट लगेगी 10 और 0, 0 रखोगे 0 हो जाएगा, ये बचेगा 10 क्यूब बाय 3, दिस इज इक्वल्स टू 10 माइनस फाइनल पोटेंशियल, कुछ ये बात, ठीक है। सेम गोज द अदर वे अराउंड, अगर कभी पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है तो उसको डिफरेंशिएट करके वी कैन गेट द फोर्स, ठीक है। तो ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है। ये मैं बता रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे एचसी वर्मा में, कभी एक दूसरे का फंक्शन दिया है, कभी दूसरा पहले का फंक्शन दिया है, कभी ग्राफ बना है, कुछ बना है, तो चीजें ऐसे चल रही है। मिटा दो इसको, चलो। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? क्या होता है? A body is at rest, it stays at rest. If a body is in motion, it continues to be in the same motion. इक्विलिब्रियम मोशन में भी होता है। नेट फोर्स 0। इक्विलिब्रियम मींस किसी भी बॉडी पे नेट फोर्सेस, अरे पक्का, ठीक है। कितने टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ना है? दो। कौन कौन से? इक्विलिब्रियम ये किसने बताया? क्या होता है स्टैटिक? बॉडी विद रेस्ट, और डायनामिक मोशन। हाँ, अच्छा ऐसा भी बताते हैं। अच्छा ठीक है, नहीं सही है। मैं कुछ बोला क्या? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कितने? देखना आंसर। मान लो यहां पे एक बॉल रखी है, बॉल ए, ठीक है। एक बॉल यहां पे रखी है, बॉल बी, और एक बॉल यहां पे रखी है, बॉल सी। ये तीनों बॉल पे नेट फोर्सेस
0। बात समझ गए? ये तीनों बॉल मूव, ठीक है। तो पहले तो ये तीनों बॉल इक्विलिब्रियम में, किसमें? ठीक है, मस्त एकदम रखे हुए हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर इस बॉल को मैं हल्का सा डिस्प्लेस करूं इधर साइड, कहीं पे भी, राइट या लेफ्ट, इस बॉल को अगर मैं राइट लेफ्ट कहीं पे भी थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं, तो क्या ये और दूर भाग जाएगा? अरे भागेगा नहीं भागेगा? दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर एक बॉडी रेस्ट पे है और आपके डिस्प्लेस करते ही वो अपनी रेस्ट की पोजीशन से दूर भाग जाए, तो इट इज कॉल्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये सब तुम्हें डेफिनेशन फ्रेम करके लिखना है, इसलिए ध्यान से सुनना। फेयर इनफ? ये बॉल रेस्ट पे है, अगर आप इसको इसकी रेस्ट पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करो ऑन ईदर साइड, राइट लेफ्ट, तो क्या वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस बॉल को अगर मैं इनिशियल पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करूं, तो इसकी न्यू पोजीशन पे क्या ये वहीं पे जाके फिर से रुक जाएगी? दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीन टाइप्स के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल, ठीक है। इस पे आप 11th और 12th दोनों में मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस कराऊंगा। ये कॉन्सेप्ट है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज इट, तो इसमें हम बहुत सवाल करेंगे। पर आज मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि ये तीनों होते क्या हैं। कभी भी अगर बॉडी पे नेट फोर्स 0 है और आपसे पूछा जाए कि कौन सा इक्विलिब्रियम है, तो आपको जज करना है कि बॉडी को जब आप डिस्प्लेस करोगे तो वो दूर भाग रही है, पास आ रही है, या वहीं पे रुक जा रही है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल गिव योर आंसर, ठीक है। फेयर इनफ? बोलो कोई तकलीफ? ठीक है। पहले डेफिनेशंस लिखो, फिर इस पे और कहानी बताता हूँ। क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है इस लड़के ने? तो फिर स्टैटिक और डायनामिक क्या होता है? अरे वो मूवमेंट और रेस्ट वाली बात है, वो मूवमेंट और रेस्ट वाली बात है। ऐसा समझ लो तुम्हारे लैंग्वेज में स्टैटिक इक्विलिब्रियम के 3 टाइप्स हैं। तीनों की डेफिनेशन लिख लेना अगर भूल जाओ तो। अनस्टेबल, स्टेबल एंड न्यूट्रल। Type of equilibrium in which when you slightly displace a body, it goes further away, it comes back, it remains at rest at new position.
ठीक है। अगर कोई बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे होती है तो ऐसा उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। जो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वाली बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। कहने का मतलब है जिस बॉडी अगर कोई बॉडी है जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है तो आप बोलोगे वो बॉडी अनस्टेबल है। क्या है? मुझे पता कि तुमने पहले कभी सुना नहीं सुना, बट किसी भी स्टेबल बॉडी को बनाने के लिए एनर्जी कम होती है। कुछ कभी तुमने 10th में रेडियो एक्टिविटी पढ़ी है ना, वो अल्फा एमिशन, गामा एमिशन, बीटा एमिशन पढ़ा है ना। सो न्यूक्लियस की एनर्जी नेगेटिव होती है कि पॉजिटिव? नहीं पढ़ा, एनर्जी से बात नहीं करी। अगर करी है तो नेगेटिव एनर्जी होती है। जितनी कम एनर्जी होती है उतनी बॉडी स्टेबल होती है, और जितनी ज्यादा एनर्जी होती है उतनी बॉडी अनस्टेबल होती है, ठीक है। और अगर एनर्जी कांस्टेंट रहे तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। थ्योरेटिकल असर्शन रीजन में कभी-कभी बातें करते हैं तो अपने को पता होना चाहिए। इस पे थोड़े से अच्छे मैथ्स के क्लब्ड इन क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ये मैं तुमको अभी बता रहा हूं। u एज अ फंक्शन ऑफ x दिया जाता है, मैक्सिमा मिनिमा के इस पे बहुत अच्छी क्लासिक क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूं। तुम थोड़ा सा मैथ्स में आगे पहुंच जाओगे तो ये सारी चीजें तुम्हें क्लब इन होने लग जाएंगी, ठीक है। अभी के लिए बस इतना। इसके बाद हेडिंग डालो वर्क एनर्जी थ्योरम और 3-4 स्टार मार्क लगा दो। देखो इस चैप्टर में ले देके सवाल यहां से बनता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये मतलब तुमको तबियत से आना चाहिए सेगमेंट। वर्क एनर्जी थ्योरम आईसीएससी का तो मुझे पता है 9th क्लास में भी है, मुझे पता है आईसीएससी में 9th क्लास में है, सीबीएसई में 9th क्लास में वर्क एनर्जी थ्योरम है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर जब एक बॉडी को थ्रो करते हैं, कुछ याद है? कुछ याद है? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट कर देते हैं। अरे कुछ याद आ रहा है? एक बॉडी के ऊपर mgh होती है, नीचे आने के बाद काइनेटिक एनर्जी में बन जाता है। नहीं, कितने बच्चों को नहीं याद है? तो नहीं याद आ देख मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, यहाँ साइड में तुम्हें ना कुछ ऐसे बताया जाता है। एक बॉल है, मान लो h हाइट पे है। कहां पे? h हाइट पे। यहां से ना बॉल को रिलीज किया गया u इक्वल टू 0, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी यहाँ पे? mgh और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0। सही बात है। जब ये बॉल ग्राउंड पे पहुंचेगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या √2gh होगी? अब तो मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं यार। v स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 2as, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? √2gh। जब ग्राउंड पे आ गई तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0। और काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv स्क्वायर यानी 2gh। सही बात है। तूने 2 को मारा, देख कितना आया। क्या पोटेंशियल एनर्जी सारी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई? बच्चों को बोलते हैं ये वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि एब्सोल्युटली बुलशिट। ये वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं है। बट वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है वो आईसीएससी के बुक में स्टेटमेंट करेक्ट लिखा है, मैंने पढ़ा था इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कुछ याद आ रहा है कि इस टाइप की कुछ बातें तुमने करी थी, वही पढ़ने वाला। सो गिव डाउन द हेडिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको याद रखना एग्जांपल को, मैं तुम्हें बताऊंगा ये ऐसा क्यों हो जाता है, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। वर्क एनर्जी थ्योरम सुनना। पहले वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर कट। हमें सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना आना चाहिए। बट अगर ये प्रूफ तुम्हें याद नहीं है तो तुम कभी भी करेक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम लगा नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए प्रूफ पे अटेंशन कि चीजें आ कहां से रही हैं और कैसे आ रही हैं। मैंने पता नहीं तुम्हें पहले कभी बताया नहीं बताया,
लॉ और थ्योरम में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है? लॉ को आप कभी भी प्रूव नहीं कर सकते, थ्योरम्स को आप प्रूव, मैथ्स में तुम जितनी थ्योरम है सबको प्रूव करते हो, बट लॉज को प्रूव, ग्रेविटेशनल लॉ G m1 m2 by r², मैं बोलूंगा इसको प्रूव करो तो आप प्रूव, यू कैन वेरीफाई इट एक्सपेरिमेंटली, आप वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ देखो ऐसा हुआ ऑब्जर्वेशन से, बट उनको प्रूफ आप नहीं कर सकते। फेयर इनफ? सपोज ऐसा समझो कोई एक बॉडी है जिसमें ना बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, मतलब लगा भी देता हूं मैं, देख मान लो कुछ बॉडी ऐसे है, देख इस पे फ्रिक्शन भी लग रही है, इस पे mg भी लग रही है, इस पे नॉर्मल भी लग रही है, और आप ऐसा समझो मैं इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रहा हूं, मतलब इसमें ना बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने वॉल पे दबा के रखा हुआ है, ठीक है? फेयर इनफ? अब सुनो, ठीक है ना? नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी, नेट फोर्स मतलब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी को क्या हम लिखते हैं? m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अरे ठीक है, नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी इज रिटन एज m, एक्सेलरेशन को हमने लिखा v dv बाय, कुछ याद है कहानी? एक्सेलरेशन को dv बाई dt और v dv बाई dx दोनों फॉर्मेट में लिखा जाता है। फेयर इनफ? इस dx को यहां ले आओ, देख f net इंटू dx इज इक्वल्स टू m, कुछ बात समझ आई? व्हाट इज दिस? वर्क डन। बाय ऑल द फोर्सेस, एक ऑब्जेक्ट पे जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन सब का वर्क डन। बोलो कोई तकलीफ? ठीक है, लेट अस से इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v तक। अब सुनना, x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x स्क्वायर बाई 2। सिमिलरली v dv का इंटीग्रेशन क्या है? v स्क्वायर बाई 2, और r हटा है m, मतलब mv स्क्वायर बाई 2, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। एक बार इनिशियल वेलोसिटी u रखोगे, एक बार फाइनल वेलोसिटी v रखोगे, तो ये आएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम states that work done by all the forces on a body is change in kinetic energy। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं वर्क डन by all forces is change in kinetic energy। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। कुछ बात समझ में आई? ठीक है, अब देख जितनी भी फोर्सेस है हमारे पास यहां पे या कहीं पे भी, जितनी भी फोर्सेस हैं ये दो टाइप की ही होंगी, या तो कॉन्जर्वेटिव फोर्स होगी और नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स होगी। इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी, पहले तो यस पकड़ो, ठीक है? जितनी भी फोर्सेस है आपके पास वो दो ही टाइप की हो सकती हैं, या तो कॉन्जर्वेटिव होंगी या नॉन कॉन्जर्वेटिव होंगी। कुछ बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन मैं लिख सकता हूं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी
बोलो कोई तकलीफ? इसको इधर उधर करो। KI इधर ले आओ, UF उधर ले जाओ। U इनिशियल मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। बोलो कोई तकलीफ? अरे ठीक है। अगर इफ on body only conservative forces are acting, then work done by non-conservative forces zero। अगर एक बॉडी पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही एक्ट कर रही है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन इस पर्टिकुलर केस में क्या हम लिख सकते हैं? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। ये बच्चे को 10th क्लास 9th क्लास में रटा देता है, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। बट क्लैरिटी होनी चाहिए, ये कब वैलिड है? जब बॉडी पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस है। अगर बॉडी पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी लग रही है तो आप इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, कुछ बात समझ में आई? अब मैं ना तुम्हें इस पे बहुत सारे सवाल करूंगा, बट क्वेश्चंस करने के लिए दो चीजें। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चंस पे फोर्सेस कौन सी लग रही है। अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है मैं डायरेक्टली अप्लाई करूंगा, बट अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी लग रही है तो हम ये अप्लाई करेंगे। कुछ बात समझ में? अरे ठीक है। पर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या ये है? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? यहां से हम यहां तक पहुंच गए हैं ये मान के कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहे। अगर कोई पूछे व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, पागलों की तरह हमको ये नहीं लिखना है इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी ना। वर्क एनर्जी थ्योरम ये है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या मेरी बात कुछ समझ में आई? ठीक है। क्या वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रेम पे डिपेंड करती है? मतलब आप अगर फ्रेम चेंज करके वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो क्या आंसर अलग आएगा? एक लेक्चर पहले मैंने तुमको ये बताया था कि वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम। तो याद है ऑब्जेक्ट बस पे रखा था, बस के लिए रेस्ट पे था, ट्रक के लिए वर्क डन वाज 0 बट ग्राउंड के लिए वर्क डन वाज नॉन 0। तो अगर वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी फ्रेम पे डिपेंड करती है। कुछ बात समझ में? उतारो। इसलिए वो जो बॉल वाला क्वेश्चन है, अब देख तेरे को समझेगा, ये जो बॉल वाला क्वेश्चन है जिसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होती थी mgh और फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती थी mgh, ये इसलिए आती थी क्योंकि इस बॉल में टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक लेके कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है? ग्रेविटी। क्या ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है? मतलब इस बॉल में कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। पूरी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये इसलिए होता है।
हटा दूं? ठीक है, डन निखिल? देखो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना सीखना है। आओ बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, वही बॉल वाले। बॉल वाला इसलिए क्योंकि उसका आंसर आपको पहले ही पता होता है। ठीक है, सपोज आप ऐसा समझो एक बॉल है जिसको हमने रिलीज किया फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स। ठीक है, आपसे पूछा कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर्स। पहले तो अगर मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं भी आती है तो भी क्या एक सवाल मैं कर सकता हूं? अरे कर सकता हूं। v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू निकाल लेते हैं जस्ट टू वेरीफाई कि ठीक है। तो v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू 8, सही है ना? सो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 160। बोलो कोई तकलीफ? ठीक है ना? ये आंसर आना चाहिए। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम से इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले जब हमने इस बॉल को ऑब्जर्व किया, क्या इस बॉल के ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है? हमने डायरेक्टली लिखा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh, mg into 10, height is 10. Initial kinetic energy 0, ball rest पे। Final potential energy m into g into 2. Final kinetic energy half m v square। 100 is equals to 20 plus v square by 2। 20 इधर आया, अच्छा 80। v square is equals to answer। This is how you apply work energy theorem। ठीक है, पर ये तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ये देख, मैं लगाना सिखा रहा हूं, ठीक है? इसके बाद तुम करोगे। देखो, सपोज एक स्प्रिंग है, with spring constant k is equals to 4 Newton per meter। ठीक, नेचुरल लेंथ पे है, मस्त एकदम, और इससे 5 मीटर्स ऊपर से एक ब्लॉक ऑफ 2 kg इज रिलीज्ड। ठीक है, जब ये स्प्रिंग पे गिरेगा, क्या स्प्रिंग कंप्रेस होगी? क्या कंप्रेस होगी? ब्लॉक रुक जाएगा। आपसे पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन। बात समझ आई? फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन। बोलो कोई तकलीफ? पक्का? देख, अब मुझे अगर ये क्वेश्चन करना है, अच्छा ये क्वेश्चन आया बहुत बढ़िया, यहां से लेके यहां तक इस ब्लॉक पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? ग्रेविटी और क्या इसके अलावा और कोई फोर्स लग रही है? क्या ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस है? तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी
इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस, बोलो कोई तकलीफ? ठीक है, अब देखना ध्यान से। लेट अस से मैं रेफरेंस पॉइंट, अच्छा रेफरेंस पॉइंट ना आप कभी भी जज कर सकते हो, तो लेट अस से मैं ये रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट। देखना इक्वेशन लिखते हैं बहुत ढंग से, तबीयत से एकदम। जब ब्लॉक यहां पे था, सबसे पहले तब लिखते हैं, जब ब्लॉक यहां पे था इनिशियली तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? 0। क्यों? ब्लॉक को रिलीज किया। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इस केस में दो पोटेंशियल एनर्जी एक्ट कर रही है, कौन कौन सी? ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग। बट जब ब्लॉक यहां पे है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज 0। क्यों? स्प्रिंग है ही नहीं वहां पे। अरे कुछ बात समझ आई? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0, पर क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है? हाँ, कितना? mgh। तो मास इंटू जी इंटू 5 प्लस एक्स, टोटल हाइट। ठीक है, फेयर इनफ। यहां पे देखो फाइनल पॉइंट पे, जब बॉडी यहां पहुंच गई तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, रेफरेंस पॉइंट है मेरा, अरे है कि नहीं? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन पे ऑब्जेक्ट फिर रुक जाएगा। कुछ बात समझे? ध्यान से देख, एक्स में इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा, क्वाड्रेटिक है, और इट इज अ क्वाड्रेटिक। दो रूट आएंगे, एक रियल एक नॉन रियल, जो रियल आएगा वो हमारा आंसर है। ठीक है, मैं कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूं, मैं आपको बस ये बता रहा हूं, आपको ये सीखना है हाउ टू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, कुछ मत करो, सिंपली उठा के वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, इनिशियल इक्वल टू फाइनल। कोई डाउट है किसी को? बात समझ आई? उतारो तुम, उसके बाद तुम करो। उधर 5 प्लस x क्यों लिया? टोटल हाइट रेफरेंस पॉइंट से ऊपर। तुम पता है कुछ भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो। अगर तुम बोलोगे मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट ये है, बात समझ आई? रेफरेंस पॉइंट, चलो ग्राउंड से देख, मैं तुम्हें ग्राउंड से फील कराता हूं। मान लो ये डिस्टेंस y है, ध्यान से सुनना निखिल, ध्यान सुनो सब लोग, तुम्हें फील होगा। मान लो ये डिस्टेंस ग्राउंड से y है, ठीक? तो यहां पे देख ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 5 प्लस एक्स प्लस y। पर क्या फाइनल में भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी y? तो y वाला टर्म दोनों साइड से कैंसिल हो गया। इसलिए मैंने कल के लेक्चर में बोला था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh वो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड। तुम ग्राउंड से ले सकते हो, बट मैं रेफरेंस पॉइंट ये लूं ऊपर ले लूं, उससे कभी भी चेंज इन रेफरेंस पॉइंट वो डिपेंड, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिया है वो यहां पे भी आएगी, तो रेफरेंस पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कहीं भी ले लो तो कोई तकलीफ नहीं है, तुम ग्राउंड भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कट जाएगा। ठीक,
4 kg का ब्लॉक अप्रोच कर रहा है स्प्रिंग को विद 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दबा के रुक जाएगा। कैलकुलेट मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। कुछ सिमिलर है, रुक रहा है, ये मिटा दो। अच्छा एक चीज और, फ्रिक्शनलेस है। सिर्फ इक्वेशन लिख लो चलेगा, इक्वेशन तुमको लिखनी आ गई तो आंसर नहीं आ गया, ये जीता है। मुझे याद थोड़ी है, कुछ भी लिख रहा हूँ यार मैं, ये लिखा था। अच्छा हाँ। देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या सिर्फ स्प्रिंग फोर्स एक्ट कर रही है? अरे कर रही है। इसका मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही बात है। इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी लेट अस से ये x डिस्टेंस कंप्रेस करके रुक गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाफ इंटू k इंटू x स्क्वायर, जो भी आएगा इससे आंसर। फाइव रूट 2 आ रहा है मेरा, तो 5 रूट 2 आ रहा है, रूट 50 कितने लोगों का है? ये लिखने के बाद मैंने सॉल्व किया। ठीक लिखी थी? अनवी सॉल्व अभी सॉल्व समझ में आया? अब इसके केस में देखो, ये 6 किलो और 3 किलो का सिस्टम है। ये ऐसे, अरे इधर समझो पहले, उसके बाद बता देना। ये गिरा कितना? 10 मीटर।
अरे ठीक है, जब ये ब्लॉक नीचे गिरा तो आपको दिया हुआ, अच्छा नीचे गिरा तो तुमको दिया हुआ पहले तो E0, E होती है एमिसिविटी, एमिसिविटी 0 मींस ये ब्लॉक इस जमीन पे चिपक जाएगा, बाउंस नहीं होगा। और ये कुछ बात समझ आई? बॉल की तरह नहीं है नीचे, ये 6 किलो वाला गिरते ही नीचे चिपक गया, कुछ बात समझ आई? और ये 3 kg वाला क्या स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा? फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन, लगाओ दिमाग। ऐसा जेई में सवाल आया था, हालांकि उन्होंने थोड़ा सा टेढ़ा पूछा था, मैं कराऊंगा अभी। उन्होंने सेम क्वेश्चन में पूछा था कि बताओ इस सिस्टम को किस हाइट से गिरा है। नहीं, उन्होंने पूछा था बताओ इसका मास कितना होना चाहिए कि ये मैक्सिमम कंप्रेस करके वापस जब ऊपर जाए तो भी नीचे वाला ब्लॉक लिफ्ट ना हो। बात समझ आई? अभी कराऊंगा मैं, खैर ठीक है। कर सकते हो तुम। किसी से हुआ क्या? सही कहा तुम्हें, सुरक्षित ना हो ना, शर्म आ जाएगी तुम्हें। डरो मत चीजों से, डर को निकाल बाहर फेंको। देख मेरी बात सुन, जब ये सिस्टम ग्राउंड पे पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा? तो ये सिस्टम कुछ ऐसे होगा, ध्यान से देख। ये 6 किलो वाला ब्लॉक यहां आ गया और ये ऊपर रखा है 3 kg का ब्लॉक, K is equals to 3 न्यूटन पर मीटर। पहले तो कोई तकलीफ? अरे ठीक है,
अब यहां तक आने के लिए 3 kg ने कितनी डिस्टेंस चली? 10 मीटर। अरे नीचे वाला 10 मीटर गिरा तो ऊपर भी तो 10 मीटर चला। अरे चला नहीं चला? तो ऊपर वाले ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी? √2gh। सही बात है। मतलब √2 × 10 × 10। सही बात है, सही बात है। क्या यही ब्लॉक को फाइनली x डिस्टेंस तक कंप्रेस करेगी? बोल कोई तकलीफ? क्या ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स के अलावा और कोई फोर्स लग रही है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्या देखा इक्वेशन में कोई गलती ना करूं? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, रेफरेंस पॉइंट फिर इसी को ले लेते हैं। इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgx, ठीक है, यहां पे इनिशियल, और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी ½ × m × √200 का होल स्क्वायर। ठीक है। फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ½ × k × x² एंड काइनेटिक एनर्जी 0। जो भी आंसर आएगा वो आंसर है तुम्हारा। सुनो, यहां पे जब ब्लॉक था, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस नहीं हुई है अभी, एंड ½ mv² काइनेटिक एनर्जी। जब ब्लॉक फाइनली कंप्रेस हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ½ kx² एंड काइनेटिक एनर्जी 0। फिर से x में क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करना तुम्हारा। इसमें क्या टफ है वो तुम देख लो, मैं बताता हूं इसमें क्या टफ है। सुनो, इसमें और पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस है क्या? कुछ दो ब्लॉक नहीं है इसमें, और पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक डिफरेंस है, मैंने काइनेटिक्स घुसा दी है। जहां पे भी फिजिक्स में 2 चैप्टर्स का क्लब इन होने लगेगा ना, वहां पे तुमको लगेगा चीजें टफ हो रही है, पर वो होती नहीं है। अरे इसमें काइनेमेटिक्स घुसा दी है, मतलब पहले काइनेमेटिक्स सॉल्व करना है, बाद में वर्क एनर्जी थ्योरम सॉल्व करनी है। कुछ बात समझ आई? ये ट्राई करोगे क्या? करो ट्राई। मैंने आपको बोला ये वाला ब्लॉक जो है वो 10 किलो का, ठीक है, तो बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सो दैट कंप्रेस होकर जब ये ऊपर जाए तो ये वाला ब्लॉक अपनी पोजीशन से वापस उठेगा 10 kg। हाँ ठीक है, मतलब ये सिस्टम कुछ ऐसे गिरा, ऐसे गिरा, ये चिपक गया। अब जब ये ऊपर जाए तो 10 kg वाला वापस ना उठे। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने एलएलएम घुसा दिया, मैक्सिमम फोर्स, ताकि 10 kg वाला ब्लॉक ऊपर ना उठे। सोचो, मैं बताता हूं फिर। सब एक दूसरे चैप्टर से क्लब इन है। ये चीजें अभी मैं घुमाने लग जाऊं गोल गोल तो स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल टू mv²/r, सर्कुलर मोशन। थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाओ। मुझे 2 क्वेश्चन वो वाले भी कराने हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वाले, ना चीजें आधी छूट जाएंगी।
ये हो गया। हाँ। देखो मैं बताता हूं, सुनो मेरी बात, सुनना मेरी बात ध्यान से। इसकी वेलोसिटी कितनी आई थी? 10 मीटर से गिरा था ना, अंडर रूट 200 मीटर पर सेकंड। देखो ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जब ये सिस्टम गिरा 10 किलो नीचे आके चिपक गया, इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है? √200, √2gh। और कितना? √2gh। अभी हमने किया था उस क्वेश्चन में, सेम अबव क्वेश्चन। अच्छा, अभी आपसे कह रहा है कि बताओ ये ब्लॉक का वेट कितना हो, m, सो दैट ये कंप्रेस होके जाए और फिर जब ऊपर आए तो ये ब्लॉक दोबारा उठना। सही बात है? अरे पक्का? सोच देख, एनएलएम क्या क्लासी वे में घुसाया है यहां पर। इस ब्लॉक को ऊपर उठाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए? सोच, कम से कम कि इतनी लगा दो तो ये उठ जाएगा। 100 पे एक्चुअली बैलेंस होगा, 100 से हल्का सा भी ऊपर फोर्स लगाओगे तो क्या ये ऊपर उठ जाएगा? बोलो कोई तकलीफ? हाँ पक्का? इसका मतलब मेरा स्प्रिंग फोर्स ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 100 न्यूटन। सही बात है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज K इंटू एक्सेस। K कितना दिया था यहां पे? कितना दिया था K? 3 न्यूटन पर मीटर। सो X इतना मैक्सिमम कंप्रेशन अगर इस स्प्रिंग में होगा तो मेरा ब्लॉक वापस ऊपर। पक्की बात? लगा इसमें x आ गया, m निकालना है। देख, इनिशियल प्लस इनिशियल फाइनल प्लस फाइनल, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी m g इंटू एक्स प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइनल, कहां गया? हाँ, फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। इक्वेशन बन गई, m इज कांस्टेंट। आंसर x भी रखो ना यहां पे। x कितना दिया है? 100/3। देख, इस क्वेश्चन में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन घुसा दिया वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ। ठीक है नीति? ठीक है निखिल? सॉल्व और मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं, देखो ऐसे ऐसे होते हैं।
मिटा दो उसको। नहीं सर। अनवी कुछ घुसा है? कैसे लग रही है इक्वेशंस? इस टाइप के क्वेश्चंस हैं एचसी वर्मा में तबीयत से प्रैक्टिस करने के बाद करने पे बहुत सवाल अच्छे अच्छे बिठा दो निखिल। बात क्या है, अभी पिछले आधे घंटे से जितने टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें मैंने सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस ली हैं, ठीक है। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो तो वर्क इमेजिंग थ्योरम कैसे लगाते हैं देखो। मैं तो वही वाला सवाल उठा देते हैं। मान लो ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है और एक स्प्रिंग को ना कंप्रेस किया हुआ है 2 kg के ब्लॉक में, लेट अस से 5 मीटर्स, ठीक है। आपने यहां से सिस्टम को रिलीज किया, रिलीज, तो ब्लॉक आगे आएगा। जैसे ये नेचुरल लेंथ पे पहुंचेगा स्प्रिंग और ब्लॉक विल सेपरेट। अरे सही बात है, अरे पक्का। और मैंने आपको बोला कि अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5, तो क्या कुछ डिस्टेंस पे जाके ये ब्लॉक रुक जाएगा? 2 kg वेलोसिटी 0, रुकेगा नहीं रुकेगा? आपसे मुझे बताओ कितने डिस्टेंस पे जाएगा टीचर? कुछ इस तरह, ठीक है। देखना क्लासिक वर्क एनर्जी थ्योरम। पहले बताओ, अब मेरे ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स के अलावा क्या फ्रिक्शन भी लग रही है? एंड फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब मैं इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट नहीं, बट मैं ये लगा सकता हूं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दैट इज वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस, यस और नो, पलट के देख इक्वेशन, यहां पहुंचे थे। यहीं पे तो हमने वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 लेके दिस इक्वल टू दिस किया था। अरे यस और नो, ठीक है। लगाना शुरू करो, लगाना शुरू करो। देख, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे यही तो होता है वर्क डन बाय फोर्सेस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देख फ्रिक्शन ओरली निकालेंगे। फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इनटू, यहां नॉर्मल कितना है? 20, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है? 20 इनटू 0.5, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। अरे फिर देख लो, लिख लेना इक्वेशन कैसे लिख रहा हूं मैं। फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 5 प्लस, क्या ये है वर्क डन बाय फ्रिक्शन? दिस इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ इनटू के इनटू एक्स स्क्वायर प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। सही बात है? अरे फेयर इनफ, माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, यहां पे स्प्रिंग ही नहीं है, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0।
देख पूरी इक्वेशन में सिर्फ x कांस्टेंट है, आंसर। ठीक है, कभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो तो ये इक्वेशन से वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। इससे तुम डायरेक्टली सॉल्व करके तुम्हारा जो भी वेरिएबल है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। गॉट इट? किसका फोन कर? क्यों? बाहर कोई खड़ा है? सुन मेरी बात, एक और करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे, फिर अपन आज की क्लास खत्म करते हैं। ये मिटा दूं? रफ्तार पढ़ो, रफ्तार। नींद आ रही? डन डन डन। अरे मैं करूंगा, मैं सुनो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का दूसरा ही क्वेश्चन है, मैं करूंगा, मैं बस ऑब्जर्व करो। देखो इधर आ जाओ, ये पहले वाले से भी थोड़ा लेवल अप है, ठीक है, और इसमें भी लेवल अप होते हैं, टफ होते जाते हैं। कैसे अभी मैं बता दूंगा क्या वेरिएशन आता है। एचसी वर्मा मिलेंगे तुम्हें भर भर के सवाल। देख मेरी बात सुन ध्यान से, यहां से ब्लॉक को रिलीज किया, ये नीचे गिर के इस स्प्रिंग को दबाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है। मान लो इसने स्प्रिंग को दबा दिया x, तो अपने को x की वैल्यू निकालनी है, ठीक। ध्यान से देखना मैं क्या क्या लिख रहा हूं, एक एक स्टेप तमियन से देखना। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू सही है, ठीक। अब देख, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, म्यू इनटू, बट यहां पे n इज इक्वल्स टू mg और यहां पे n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। मतलब यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स है और यहां जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सेम नहीं है। कुछ बात समझ आई? अच्छा, थीटा है कितना? 37, ठीक है। सो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, n is mg cos 37, तो 20 into 4/5 16, 16 into 0.2 is 8, अबे 3.2, ठीक है ना, कितना 3.2, और यहां पे 20 into 0.2, n equal to mg, तो 20 into 0.2 that is 4। तो देखना वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, अरे कितना है 5 मीटर, ठीक है, प्लस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चेक करो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स।
यहां पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 5, यहां पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 2 + x। बोलो कोई तकलीफ? देख इसके आगे कहां इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू x स्क्वायर। फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 एंड फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ k x स्क्वायर माइनस इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0, यहां पे स्प्रिंग ही नहीं है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, और हाइट कितनी है 4, तो 2 इंटू 10 इंटू यहां से जो भी x की वैल्यू आएगी वो आंसर है। सिर्फ इक्वेशन लिखने पे कॉन्फिडेंस लो। एचसी वर्मा में यही सेम क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, उसमें क्या वैरायटी है मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने इस पूरी जगह कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना लिया है 0.2। एचसी एक सवाल है जिसमें यहां पे 0.2 है, यहां पे 0.3 है, कुछ बात समझ आई? फर्क क्या रहेगा यहां, सिर्फ ये फोर्स चेंज हो जाएगी, बाकी इक्वेशन में कोई डिफरेंस, कुछ बात समझ आई? तार मेरे लाल।